हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी सीरीज के साथ जिसकी स्टोरी आपको काफी ज्यादा एक्साइट करने वाली है। ये कहानी है हमारे हीरो युनचे की, जिसे अपनी पास्ट लाइफ में एक ऐसा मिस्टीरियस ट्रेजर मिलता है जिसकी वजह से 7 ग्रेट क्लैंस उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं, और इतना कि उसके मास्टर और उसके फियांसे को जान से मार देते हैं। और इस चीज का बदला लेने के लिए युनचे उस मिस्टीरियस ट्रेजर के साथ ही अपनी डेथ को कबूल कर लेता है, पर लाइफ उसे सेकेंड चांस देती है और वो रीइंकार्नेट करता है एक ऐसे पर्सन की बॉडी में जिसकी बॉडी में पावर ही नहीं थी। बचपन से उसके मिस्टिक वेन्स डैमेज थे, जिसकी वजह से लोग उसे यूजलेस और एक ट्रैश की तरह देखते थे। पर उस मिस्टीरियस से ट्रेजर की वजह से धीरे धीरे उसकी पावर वापस आने लगती है। तो क्या वो इस लाइफ में अपने पास लाइफ के दुश्मनों से बदला ले पाएगा? तो उसकी इस स्ट्रॉन्ग होने की जर्नी को आइए साथ में विटनेस करते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक क्लाउड क्लिफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाखों की आर्मी मिलकर एक अकेले इंसान के साथ फाइट कर रही थी। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारी सीरीज का हीरो युनचे है, जो अकेले इनसे फाइट करते हुए काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। और इस वजह से वो अपने पास रखे हुए हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज करता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और एक ग्रीन कलर का पॉइजन चारों तरफ हवा में फैलने लगता है। ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में इंसान की जान तड़प तड़प कर चली जाती है। ये देखने के बाद दूर से और ज्यादा आ रहे एल्डर खुद को शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये पॉइजन तो धीरे धीरे उनके हेवनली शील्ड को भी डिस्ट्रॉय करके अंदर आ रहा था। ये देखने के बाद वो एल्डर अपने साथियों को कहते हैं हेवनली सिल्क वॉर्म स्कार्फ पहनकर खुद को प्रोटेक्ट करे, जिसे सुनने के बाद वो सभी ऐसा ही करते हैं। पर इस पॉइजन की पावर उनके स्कार्फ के आगे काफी ज्यादा थी, तो वो उनके स्कार्फ को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी बॉडी में घुस रहा था। ये सब देखने के बाद एल्डर एक हेवनली एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे वो पॉइजन हट जाता है। और यहाँ उनकी बातों से पता लगता है कि ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार कोई इसके कांटेक्ट में आ जाए तो वो कभी जिंदगी में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और पिछले 3 दिनों और 3 रातों से वो इस फाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि उस हेवनली पॉइजन पर्ल को हासिल कर सके। तभी उन्हें क्लाउड क्लिफ के ऊपर एक और ब्लास्ट दिखता है, जिसके साथ ही उन बाकी एल्डर्स को भी पता लग जाता है कि युनचे क्लिफ के ऊपर है, और वो सभी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अकेला होने के बावजूद भी युनचे काफी अच्छे से उन लोगों को टक्कर दे रहा था, पर तभी चारों तरफ से उस पर तीर की बौछार होने लगती है और वहाँ काफी सारी आर्मी एक साथ उस पर अटैक करने आगे बढ़ रही थी, जिनसे फाइट करते हुए हमें युनचे बताता है उस हेवनली पॉइजन पर्ल के बारे में। ये मिस्टीरियस वर्ल्ड का एक इतना खतरनाक ट्रेजर है जिसे रिफाइन करने पर ये अमृत का काम करती है, पर इसका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि गॉड और डीमन को भी एक झटके में मार दे। हमें पता लगता है कि इस लाइफ में युनचे एक डॉक्टर था, जिसके मास्टर के हाथ में ये हेवनली पॉइजन पर्ल लगने के बाद सभी क्लैन के लोग उसे हासिल करने के लिए उसके मास्टर के पास आए, और पर्ल ना मिलने की वजह से उन्होंने उसके मास्टर को मार डाला। साथ ही उस पर्ल को हासिल करने के लिए उन्होंने युनचे के फियांसे को भी जान से मार दिया। यहाँ फाइट के दौरान एक जनरल अपना स्पेयर उसकी सीने में घुसा देते हैं, जिससे वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था। इस सिचुएशन में युनचे हमें अपने बारे में बताता है कि वो चैंगयुन कॉन्टिनेंट का युनचे है, जो अपने मास्टर और अपने फियांसे का बदला इनसे नहीं ले पाया, पर वो हार तब तक नहीं मानेगा जब तक इन्हें मौत के घाट ना उतार दे। और फिर वो वहाँ सेल्फ ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ की सारी आर्मी मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरे एल्डर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें युनचे खड़ा दिखता है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये मर गया है। अगर मर गया है तो फिर खड़ा क्यों है? तो वो अपने एक सिपाही को भेजते हैं उसे चेक करने के लिए, और जब वो सिपाही उसके हाथ से उस हेवनली पर्ल को निकालने की कोशिश कर रहा था तो युनचे होश में आ जाता है, जो कि उस पॉइजन की वजह से अनकॉन्शियस हो गया था। इधर वो एल्डर युन से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से 7 ग्रेट क्लैंस के इतने सारे लोगों की जान गई है। तुमने अकेले ने इस पॉइजन पर्ल की हेल्प से लाखों की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डायरेक्टली मार दूं तो ये पिल मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये सुनने के बाद युन हंसते हुए कहता है कि मुझे मारने की हिम्मत तुम कर सकते हो, और ये बोलकर वो फिर से उस हेवनली पॉइजन पर्ल को यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है कि धीरे धीरे उस हेवनली पॉइजन पर्ल का असर खत्म होता जा रहा था, इसलिए वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता। और ये बात वो आर्मी और एल्डर भी समझ जाते हैं। अब जिस पर्ल की वजह से इतना सब कुछ हुआ, वो इन एल्डर्स के हाथों में उसे इतनी आसानी से नहीं लगने देना चाहता था, तो वो क्लिफ से जंप करते हुए उस पिल को खा लेता है। एल्डर्स उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो पानी में गिर जाता है और उसके गले का लॉकेट चमकने लगा था, जिसके बाद एक एनर्जी रिलीज होती है और हमें सीन दिखाया जाता है युन को, जो कि कहीं और रीइंकार्नेट हो गया था, और अब इस लाइफ में इसका नाम शियाओचे है, जिसे उसकी आंट शियाओ लिंगशी काफी देर से जगाने की कोशिश कर रही है। होश में आने के बाद शियाओचे को रियलाइज होता है कि वो तो अब किसी और की बॉडी में आ गया है, और आज तो उसका वेडिंग डे है, जहाँ उसकी शादी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की शिया किंगवे से होने वाली है। ये जानने के बाद वो थोड़ा सा एक्साइटेड और हैरान नजर आ रहा था, तो ये देखते हुए उसकी आंट उसे छेड़ते हुए कहती है कि अभी तो तुम काफी ज्यादा बुरी हालत में थे, पर खूबसूरती का नाम सुनने के बाद तो तुम्हारे अंदर ऐसी एनर्जी आई है, लगता है मैं ही फालतू में तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। तो शियाचे उन्हें मनाते हुए अपने दादाजी के बारे में पूछ रहा था, जिसपे उसकी आंट परेशान होते हुए कहती है कि फादर तो अभी भी डॉक्टर सीतू को लेने गए हैं, तुम बेहोश हो गए थे तो वो फिक्र के मारे उनके पास चले गए, मैं जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि वो परेशान ना हो। और ये बोलकर वो अपने फादर को बुलाने चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ गार्ड आपस में बात कर रहे थे कि इस यूजलेस बॉडी
के चक्कर में थर्ड एल्डर कितना ज्यादा पैसा वेस्ट करेंगे। और यहाँ ये सब सुनने के बाद शियाचे जब अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके मिस्टिक वेन तो डिस्ट्रॉय हो रखे हैं। तो ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस लाइफ में वो यूजलेस है। पर तभी उसकी बॉडी में से अचानक से वो पॉइजन पर्ल रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पर इसके बाद जब वो शांत होता है तो उसकी बॉडी में से वो पॉइजन पर्ल रिलीज हो रहा था, तो वो उस पर्ल के कॉन्शियस में चला जाता है और उसे अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ बातें पता लगती हैं, जैसे कि बचपन से ही शियाचे के मिस्टिक वेन्स खराब थे, जिस वजह से उसके दादाजी उसे काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते थे और इसी वजह से काफी सारे बच्चे उसे परेशान करते थे, जहाँ उसकी आंट उसका सपोर्ट करती थी और वो इस मिस्टिक वर्ल्ड में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। कमजोर होने की वजह से उसे हर कोई परेशान था और उसकी शादी वाले दिन किसी ने तो उसे जहर तक दे दिया, जिसकी वजह से ओरिजिनल शियाचे की जान चली गई। और दूसरी तरफ हेवनली पॉइजन पर्ल खाने की वजह से युनचे इसकी बॉडी में आ गया। दूसरी तरफ लिंगशी अपने फादर के साथ शियाचे के पास आती है, जहाँ उसके फादर उसे चेक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उनसे दूर हट रहा था। तो ये देख के फादर लिंगशी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने इसे क्या खिलाया जो कि ये बेहोश हो गया। तो आंट बताती है कि उसने तो सिर्फ उसे सूप बनाकर पिलाया था। तो इस बात पे तो दादाजी और ज्यादा भड़कने लगते हैं कि एक तो ये पहले से ही ज्यादा वीक है, ऊपर से तुम इसका ख्याल नहीं रख रही हो। तो शियाचे अपने आंटी को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि वो खराब है, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी टियानशुआन वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा है, यहाँ इतने सारे ट्रेजर है और काफी सारे मैनुअल मार्शल आर्ट मौजूद है, तो वो उन्हें प्रैक्टिस करते हुए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा अपने मिस्टेक विंस को रिपेयर करने का। पर प्लीज वो दोनों गुस्सा ना करे, वो दोनों अपना ख्याल रखे। ये सुनने के बाद तो दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आंट सोच रही थी कि सडनली तुम्हारा बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया। पर फिर दादाजी शियाचे को रेडी होने के लिए कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद बारात लेके निकलने का टाइम होने वाला था। और यहाँ लिंगशी शियाचे को रेडी करते हुए कहती है कि क्या बात है, सूप पीने के बाद से तुम्हारा नेचर काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा है। दूसरी तरफ शियाचे सोच रहा था कि अपनी पास्ट लाइफ में जब वो युनचे था तब पावर के पीछे भागते भागते वो उन सब में इतना ज्यादा खो गया कि अपने फियांसे और अपने मास्टर को खो बैठा। पर इस लाइफ में उसके पास उसके एक केयर करने वाले दादाजी और एक ख्याल रखने वाली आंटी है, पर उसके पास पावर नहीं है। यहाँ आंट उसे तैयार करते करते इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अपने छोटे से भांजे को वो बचपन से संभालती आई है, पर अब वक्त आ गया है उसे उसकी वाइफ के हवाले करने का। इधर दोनों का ध्यान एक साथ उस सूप बोल पर जाता है। शियाचे को तो पता था कि किसी ने उसे पॉइजन दिया है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि बारात जाने का टाइम हो गया है। दूसरी तरफ आराम कर रहे सर्वेंट की अंकल होंग काफी अच्छे से क्लास ले लेते हैं कि आज थर्ड एल्डर के पोते की शादी है, जो कि यहाँ का यंग मास्टर है, तो उसकी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो सबकी क्लास ले रहे थे कि पीछे से शियाचे भी आ जाता है और वो बग्गी में बैठने की बजाय घोड़े के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर तो अंकल होंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वो आकर शियाचे को इस घोड़े के बारे में बताते हैं कि ये 4th लेवल का बिगिनर फेज मिस्टिक बीस्ट है, पर तुम्हारी जितनी मिस्टिक पावर है तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते। पर शियाचे उनकी बातों को इग्नोर करके उस घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। अब जैसा कि अंकल होंग ने उसे बताया था, वो घोड़ा उसे खुद के ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिसे देखने के बाद सर्वेंट हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ शियाचे सोच रहा था, उसे नहीं पता था उसकी बॉडी इतनी ही ज्यादा वीक है। तभी उसके पास यूलोंग आता है, जो कि उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। तो अब अपने पास्ट लाइफ में डॉक्टर होने की वजह से उसे हर तरीके की दवाई और जहर के बारे में पता था। तो यूलोंग का हाथ पकड़ते ही शियाचे को स्मेल आता है हार्ट डिवोरिंग पाउडर के बारे में। यहाँ यूलोंग और यांग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उस घोड़े से काफी ज्यादा वीक है, तो उसे कैरेज में जाना चाहिए। आज उसकी शादी है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये सुनने के बाद शियाचे कहता है कि वो उनकी फिक्र करता है, पर आज उसकी शादी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। अब फैमिली की रेपुटेशन भी तो बचानी है, तो उसे घोड़े में जाना ही होगा। तो ये सुनने के बाद यूलोंग यांग को एक व्हाइट घोड़ा लाने को कहता है और उसकी बातों से जेलसी की आवाज आ रही थी, जब वो शियाचे को कहता है कि आज तो तुम्हारी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से होने वाली है। पता नहीं आज कितने सारे अमीर लोग रो रहे होंगे। पर शियाचे तो सब कुछ उनके ऊपर डाल देता है कि आपकी वजह से तो उनकी फैमिली की आन बान शान है। वो तो बस एक खूबसूरत लड़की से शादी कर पॉपुलर होने वाला है, लेकिन पावरफुल तो उसके भैया ही रहने वाले है ना। ये बोलकर वो अपनी शादी अटेंड करने के लिए जाने लगता है, जहाँ घोड़े में बैठकर जाते हुए शियाचे समझ आता है कि ये जो उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा है ना, इसी ने उसे मारने के लिए पॉइजन डाला था। दूसरी तरफ तो उनके जाने के बाद यूलोंग का रवैया ही चेंज हो जाता है। वो यांग को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुमने इसे मारा नहीं। पर वो बेचारा जो कि सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आया था, वो कहता है कि मैंने खुद देखा था, ये मर चुका था। पर यूलोंग तो उसे शांत करा देता है। तो इसके बाद यान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसकी शादी उससे हो रही है तो वैसे भी वो इतनी समझदार लड़की है, इसे खुद को टच करने नहीं देगी, और वैसे भी जब तक वो हमारे श्याओ फैमिली में रहेगी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनने के बाद इस लड़के के चेहरे पर अलग ही खुशी झलकने लगती है, जैसे कि वो ऐसा ही करने वाला है। दूसरी तरफ काफी धूम धड़के के साथ बारात आगे बढ़ रही थी और सारी लड़कियां शियाचे को देखकर आहें भरी थी, क्योंकि वो था ही इतना हैंडसम। पर फिर कुछ लोग बताते हैं कि वो हैंडसम जरूर है, लेकिन बचपन से ही डिसेबल है। वो अभी तक 1st लेवल ऑफ बिगिनर फेस मिस्टिक को भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो ये सुनने के बाद लड़कियां मुंह बनाने लगती हैं कि ये तो मुझसे भी बुरा है, पता नहीं फिर शिंग ये इससे शादी क्यों कर रही है। पर फिर पता लगता है कि शियाओचे के फादर शियाओ यिंग और किंग वे के फादर होंग ही आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, और काफी सालों पहले किंग वे को बचाते हुए शियाओ यिंग की डेथ हो गई, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, और ये शादी 18 साल पहले ही
तय कर दी गई थी। आसपास की बातें सुनने के बाद अंकल होंग को फिक्र हो रही थी अपने यंग मास्टर की, तो वो उसे कहते हैं कि आपको गैरेज में बैठ के जाना चाहिए था, पर ये लड़का कहाँ किसी की सुनता है। तभी गली मोहल्ले में हलचल होने लगती है और पता लगता है कि एक ज़ेंग-टू बीस्ट उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो रास्ते में आ रहे सभी लोगों को इधर उधर फेंकते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। शियाचे का घोड़ा भी बेकाबू होने लगता है। ये देखकर अंकल होंग अपने आइस मिस्टिक पावर का यूज करके उस बीस्ट को फ्रीज कर देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए वो बीस्ट तो काबू में आ गया था। तभी उसका हाउस कीपर आता है, जो उनसे झूठ मूठ का माफी मांग रहा था कि उसके बीस्ट ने उनका रास्ता रोक लिया जबकि वो लोग शादी अटेंड करने जा रहे थे। तो अंकल होंग काफी गुस्से में उन्हें रास्ता छोड़ने को कहते हैं, पर ये तो और ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगते हैं कि सालों से ये बीस्ट बंधा हुआ था, पता नहीं आज कैसे छूट गया। शायद अपने आस पास का माहौल इसे पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ये देखकर कि वैसे ही सब लोग शियाचे से नफरत करते हैं, अब तो यहाँ एक बीस्ट भी आ गया, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इधर तो वो हाउस कीपर डायरेक्ट बोल देता है कि लोग काफी ज्यादा गुस्सा है इस बात से कि एक यूजलेस पर्सन की शादी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से हो रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। अगर तो मिस्टर श्याओ यानी कि शियाचे अगर इस बीच से फाइट करते हैं तो फिर मैं क्या, पूरी सिटी धूमधाम से इनकी बारात लेकर जाएगी, फिर हमें इनकी शादी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो शहर के सभी लोग इस बात पर एग्री कर रहे थे, पर अंकल होंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याओ फैमिली के मेंबर को चैलेंज करने की, वो भी इतने खास दिन पर। अंकल होंग उसे सबक सिखाई पाते कि पीछे से शियाओचे उन्हें मना करता है कि उसे ये चैलेंज मंजूर है, वो इसे करना चाहता है। अंकल उसे समझा रहे थे कि यंग मास्टर ये ज़ेग-टू बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है और तुमसे 2 लेवल ऊपर है, तुम इसे नहीं संभाल सकते। पर शियाओचे एक स्माइल के साथ कहता है कि देख लेते हैं ट्राई करके, और हाउस कीपर भी अपने उस बीस्ट को आगे कर देता है। उसके हॉर्स को डर ना लगे इसलिए वो उसकी आंखों पे रेड कपड़ा बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और सब लोग सोचते हैं कि आज तो ये लूजर मरने जा रहा है। ज़ेग-टू बीस्ट आगे बढ़ते हुए अपने मिस्टिक पावर को रिलीज कर रहा था। उसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर शियाओचे भी उसे एक डेथ लुक देता है, और उस बीस्ट को शियाचे के अंदर यूनचे दिख रहा था, जो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है देखने में। उसकी इतनी खतरनाक डेथ स्टेयर देखने के बाद वो वहीं रुक गया था, और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसका हाउस कीपर ये देखे काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। आसपास के लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। ज़ेग-टू बीस्ट तो 6 लेवल के पावर वाले बिगिनर फेस मिस्टिक से भी नहीं डरते, फिर वो इतना खतरनाक बीस्ट होकर इस जैसे लूजर से कैसे डर सकता है। दूसरी तरफ उस हाउस कीपर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अपने बीस्ट को भड़काने के लिए वो उसे एक देव पंच मारता है, जिससे तो वो भड़क कर एक दहाड़ मारता है, और यहाँ शियाचे का घोड़ा भी बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह से वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग गई थी, और अब तो वो बीस्ट इतना ज्यादा गुस्सा होकर उसके ऊपर तेजी से जंप करता है। सबको तो लगता था कि अब इसका काम खत्म होने वाला है। अंकल होंग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर यहाँ शियाचे अपना एक पंच तैयार कर लेता है। देख के तो ऐसा लग रहा था कि शियाचे पंच मारकर इस बीस्ट का काम ही खत्म कर देगा, और ऐसा होता भी है। एक पंच के साथ वो बीस्ट रुक, पर ये पंच हमारे शियाचे ने नहीं बल्कि उसके साले साहब ने मारा था, जिसका नाम युनबा है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना कि उस बीस्ट को सूंड से पकड़कर घुमाकर उस हाउस कीपर के ऊपर दे मारता है, जिससे तो बेचारे का पापड़ बन गया था। सब लोगों की हंसी छूट जाती है ये सीन देखने के बाद, और दूसरी तरफ युनबा अपने जीजू को गले से लगा लेता है कि जीजू आई मिस यू सो मच। इतनी जोर से गले लगाने की वजह से हमारा शियाचे कह रहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना तो मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। तो वो शर्माते हुए अपने जीजू को नीचे रख देता है, और वो कह रहा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे युनबा का कहना था कि फादर और सिस्टर उसका वेट कर रही हैं, कब से, आपको इतना टाइम क्यों लग गया, उन्होंने मुझे भेजा आपको लेने के लिए, तो मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ। ये बोलकर वो उसे चावल की बोरी की तरह अपने कंधों पे लाद लेता है, पर शियाचे से समझा रहा था कि उसे घोड़े पे बैठ के जाना होगा ना, वो दूल्हा है। तो युनबा क्या करता है, घोड़े के साथ उसे गोद में उठा लेता है। बताओ कहीं मिलेगा ऐसा साला। वैसे ये नजारा देखने के बाद तो सबकी सिटी पिटी गुल हो जाती है, और वो बीस्ट तो डर के वहाँ से भाग जाता है। इधर रास्ते में वो हाउस कीपर पड़ता है, तो हमारा युनबा उसे किक मार के फुटबॉल की तरह दूर उछाल देता है। दूसरी तरफ हमें शियाचे के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो काफी फिक्र कर रहे थे उसकी। तभी उसके पास यांग और उसके दादाजी आते हैं, जो वहाँ का उजड़ा हुआ हाल देख के कहते हैं कि कोई कहेगा कि आज तुम्हारे पोते की शादी है, सब कुछ इतना शांत क्यों है। तो थर्ड एल्डर उन्हें इन्वाइट करते हैं अपने घर पे ड्रिंक के लिए, पर ये दादाजी तो टोंट कसने लगते हैं कि मेरे पोते ने अभी 9th लेवल को अचीव किया है, तो मुझे उसकी पावर को एनहेंस करने में उसकी हेल्प करनी है। मेरे पास कोई फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तीसरे इंसान की शादी में नाचूं। ये बोलकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि इसका तो बेटा भी मर गया, पोता तो यूजलेस है, लगता है इसकी पीढ़ी खत्म होने वाली है। दादाजी को ऐसी बातें सुन के बुरा तो काफी लगता है। दूसरी तरफ हमें शियाचे को दिखाया जाता है, जिसे उसी के सर्वेंट काफी ज्यादा ड्रंक करा देते हैं, ताकि अपनी वाइफ के सामने उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाए, और ये करने के बाद तो वो काफी खुश होकर जा रहे थे। पर दूसरी तरफ शियाचे को दिखाया जाता है, जिसका कहना था कि मैं पॉइजन मास्टर हूँ, और ये लोग सोचते हैं कि ये मुझे ड्रिंक करा सकते हैं, और फिर वो अपने हाथों से उन सारे ड्रिंक को रिलीज कर देता है। दूसरी तरफ किंगवे को दिखाया जाता है, जैसे ही अंदर आकर शियाचे की नजर उस पे पड़ती है, उसकी खूबसूरती देखकर तो वो दंग रह गया था, पर उसने मास्क लगाया था, तो वो उसके पास जाकर उसके मास्क को उतारने की कोशिश करता है, तो वो अपने मिस्टिक आइस का यूज करके उसे फ्रीज कर देती है, और इस टाइम
टेक्निक की हेल्प से उसे ये भी पता लग जाता है कि सामने वाले पर्सन का मिस्टेक जीन्स खराब है। पर फ्री होने के बाद तो शाओचे ने फाइनली उसके मास्क को उतार दिया था, पर वो उसे दूर झटक देती है। और जब शाओचे उसे बिना मास्क के देखता है तो सोच रहा था कि सच में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लोग इसकी तारीफ करते हैं, इसके पीछे वजह तो है। दूसरी तरफ किंगवे पूछ रही थी कि तुम्हारे ये वेन्स किसी ने जानबूझ के हर्ट किया ना, क्या इसको क्योर करने का कोई रास्ता नहीं है? तो शाओचे उसे अपनी फिक्र करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसे नहीं करनी चाहिए। और यहाँ वो किंग से उसके पावर के बारे में पूछता है कि तुम्हारी आइस पावर तो बहुत ज्यादा रेयर है ना, पर अगर उसे आइस क्लाउड की पावर चाहिए होगी तो उसके लिए उसे अपने दिल को पत्थर का करना होगा। तो मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, इसलिए आइस क्लाउड टैक्टिक का यूज करती हो। शाओयो को इसकी पावर के बारे में इतनी नॉलेज देखकर वो कहती है कि तुम तो तुम्हारे र्यूमर से थोड़े से अलग हो। तो वो भी खुश होकर कहता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं मुझ में जो कहे अनुसार काफी अलग है, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। ये बोलकर वो उसके पास जा रहा था, पर वो तो पूरी जगह को फ्रीज करने लगती है और फिर उसे बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं आउस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की स्टूडेंट हूँ, तो उस पैलेस में एंटर करने के लिए एक रूल है कि मैं कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, पर तुमसे शादी करना मेरी एक मजबूरी है क्योंकि मेरी जान बचाई गई थी। पर अब जब हमारी शादी हो गई है तो तुम और मैं कोई रियल कपल की तरह नहीं रहेंगे। तो ये सुनने के बाद शाओ कहता है कि एक और एरोगेंट लड़की जो कि आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की क्वीन बनना चाहती है। तभी किंगवे को पता लगता है कि कोई बाहर है और ये जानने के बाद शाओ ये फटाक से लाइट ऑफ कर देता है और उसे कुछ भी कहने को मना कर देता है। दूसरी तरफ यांग जो कि उन पे नजर रख रहा था, वो जाके अपने यंग मास्टर यूलोंग को बताता है कि कैसे शाओचे अंदर गया और लाइट ऑफ हो गई। ये सुनने के बाद उसका खून खौल जाता है और वो काफी गुस्से में कह रहा था कि किंगवे उसकी होना डिजर्व करती है, वो तो शाओचे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जान से मार देगा। इधर शाओ किंगवे के पास जाकर बैठते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, हमें सोना चाहिए। पर वो तो उसे अपनी पावर दिखा के डराते हुए कहती है मेरे पास भी मत आना। पर वो तो काफी इनोसेंट बनते हुए कहता है तो फिर मैं सोऊंगा कहाँ? जिस पे किंगवे कहती है कि ठीक है मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी, तुम बेड पे सो जाओ। वो कहता है कि तुम मेरी नई नई शादीशुदा बीवी हो, मैं तुम्हें जमीन पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तो बस किंगवे कोई हर्ज नहीं करती, वो उसे जमीन पे सोने के लिए ऑर्डर कर देती है। ये सुन के तो उसके सारे अनुमानों पे पानी फिर जाता है। बड़ा लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंगवे बेड पे सो रही थी और वो नीचे बैठा था और वो उसे बुलाता है हनी। तो वो उसे काफी गुस्से में कहती है कि दोबारा अगर मुझे हनी बुलाया ना तो कमरे से उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं अगर जमीन पे सोया सारी रात तो कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। तो वो चादर उठा के फेंक के मारती है और फिर वो उसे कहती है कि बस 1 महीने की बात है, कुछ दिन सह लो, मैं आइस क्लाउड माउंटेन वापस चली जाऊंगी। तो ये सुनने के बाद तो वो खुश होने लगता है कि तुम 1 महीना मेरे पास रहोगी हनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुन के वो कहती है मैंने कहा ना कि मुझे हनी मत बुलाओ। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सेम बेड पे नहीं सो रहा तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा पति हूँ, तो मैं तुम्हें हनी ना बुलाऊं तो क्या बुलाऊं किंग? तो वो उसे फिर से पावर दिखा के डराती है। वो कहता है कि हाँ हाँ डरा क्यों रही हो? थोड़ी देर सोचने के बाद ये शैतान फिर से कहता है कि हनी जब तुम चली जाओगी तो क्या हम दोबारा मिलेंगे? वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कह रहा था कि मैं 3 जनरेशन का अकेला इकलौता लड़का हूँ, अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो खानदान तो खत्म हो जाएगा ना। तो तुम्हारे जाने के बाद क्या तुम मुझे अलाउ करोगी कि मैं किसी कॉन्क्यूबाइन से शादी कर लूं? वो आगे कुछ बोल पाता, वो अपने आइस स्वॉर्ड निकालकर उसके गले में रखते हुए कहती है कि अगर और कुछ बोला ना तो ठंड में बाहर फेंक दूंगी। तो ये देखने के बाद वो पीछे हटते हुए कहता है कि पता नहीं कोई लड़की इतना भी गुस्सा कर सकती है क्या? और फिर काफी धीरे धीरे रूम से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो? वो कहता है कि वॉशरूम जा रहा हूँ, ना जाऊँ। जिसपे वो कहती है कि तुम्हें तो आदत है ना कहीं भी करने की, तो कर दो कहीं भी। तो ये सुनने के बाद शाओचे का ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि जो उसने अल्कोहल फेंका था ना उससे किंगवे को लगता है कि उसने सुसु की थी। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना रेपुटेटेड पर्सन अपनी इमेज की धज्जियां उड़ाऊंगा यहाँ वहाँ करके? उसके जाने के बाद उसे उसकी बातों पे हंसी आने लगती है। इधर वो बाहर आने के बाद सोच रहा था कि कितनी कोल्ड ब्लडेड पर्सन है, बिल्कुल उस स्टार की तरह। और फिर उसे दूर से एक धमाका सुनाई देता है तो वो उस तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें किंगवे के मास्टर को दिखाया जाता है जो उसके पास आकर उसे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस ले जाने आई थी। पर यहाँ किंगवे अपने मास्टर को समझाते हुए कहती है कि उसकी नई नई शादी हुई है, उसे 1 महीने का टाइम और चाहिए। तो उसकी मास्टर उसे ये समझाकर चली जाती है कि उसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। तो अब हमारे किंगवे के पास 1 महीने का टाइम था। दूसरी तरफ क्लिफ के ऊपर जाने के बाद शाओचे का हाथ ग्लो करने लगता है और उसे एक अच्छा सा पौधा नजर आता है। ये पौधा स्टार हिडन ग्रास था जिससे स्टार हिडन पिल बनाया जा सकता था और यहाँ 2 थे तो वो दोनों को रख लेता है। ये मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। उधर जाने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की की बॉडी में पॉइजन फैला हुआ था, तो जैसे ही शाओचे इसे छूता है उसकी बॉडी में भी पॉइजन फैल जाता है। पर शाओचे के पास हेवनली पॉइजन पर्ल होने की वजह से उसकी बॉडी से रिफाइन कर लेती है और जैसे ही उस लड़की को पता लगता है कि हेवनली पॉइजन पर्ल शाओचे के पास है वो उसे बाइट कर लेती है। ये देखकर शाओचे को हैरानी हो रही थी कि इस लड़की को कैसे पता, पर जैसे ही वो लड़की उसके ब्लड को सक करती है हेवनली पॉइजन पर्ल उसे अलाउ कर देती है उसके सबकॉन्शियस माइंड में आने के लिए। ये देख के
श्याओचे सोच रहा था कितनी खूबसूरत लड़की है, पर किसे पता था बेचारी को पॉइजन दिया जाएगा। यहाँ तभी श्याओचे की आंटी उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर वो तो आंटी से पूछ रहा था कि आप यहाँ क्या कर रही है। मैं तो यहाँ हवा खाने आया था। तो आंटी कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें किंगे ने लात मार के निकाल दिया ना। तो वो कहता है कि वो तो मेरा ही घर है ना, मुझे मेरे घर से थोड़ी कैसे निकाल सकती है। आंटी को क्या ही करना था, वो अवॉइड करती है। इसके बाद हमें श्याओचे और उसकी आंटी को दिखाया जाता है जो बचपन की काफी सारी मेमोरीज के बारे में बात करते हुए खुश हो रहे थे और फिर सोचते हैं कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर श्याओचे उन्हें यकीन दिलाता है कि उसकी शादी हो गई है तो क्या, पर उसकी आंटी और उसके ग्रैंडपा अभी भी उसके लिए सबसे स्पेशल है। वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दूर से किंगवे उन्हें देखकर वहां से चली जाती है।